हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। वेलकम टू कक्षा दी क्लास। कक्षा दी क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर में शब्द पढ़ेंगे, वर्ड। तो यहाँ हम जानेंगे शब्द की परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं, कैसे बनता है और उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। शब्द मीन्स वर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शब्द। शब्द को हम अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। तो परिभाषा है एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। तो कौन कौन सी चीजें इस पंक्ति में इंपॉर्टेंट हैं? वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह। सार्थक यानी मीनिंगफुल, वर्ण समूह यानी वर्णों का समूह अर्थात ग्रुप ऑफ लेटर्स। हिंदी में वर्ण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ये दोनों मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। तो हिंदी वर्णों को जब हम मिलाते हैं, ओके, और उसके बाद एक वर्ण समूह बनता है जो सार्थक होता है। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। हिंदी में ये शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कमल। इसका अर्थ है कि ये एक फूल का नाम है। नाम आपका, मेरा या किसी का भी जो परिचय है। नयन, आंखें, ईश्वर, भगवान, प्रभु एटसेट्रा। अब देखते हैं शब्द की विशेषताएं क्या होती हैं। ऐसे कौन सी विशेषता है जो शब्द को शब्द बनाते हैं? तो चलिए देखेंगे। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे मैंने कहा, स्वर व्यंजन दोनों वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। दोनों अलग अलग नामों से जाने जाते हैं पर है एक ही। इनके समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी शब्द जो होंगे वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, वो किसी वाक्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। अर्थात वाक्य में यदि आपको शब्द दिखे तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, वो पद कहलाएगा, जो हम पद में पढ़ेंगे। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जो स्वतंत्र हो, एकदम स्वतंत्र रूप में हो। अर्थात इस पूरे स्क्रीन में आपको जितने भी दिख रहे हैं उसमें केवल कमल, नाम, नयन, ईश्वर इत्यादि यही शब्द है, परिभाषा शब्द है। बाकी सारे पद बन जाते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। उदाहरण देखेंगे। जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं, जैसे ऊपर पहले हमने कहा कि शब्द बनाने के लिए आपको वर्णों को मिलाना पड़ेगा, उन्हें संयुक्त रूप देना पड़ेगा, तो वे जरूरी नहीं है कि शब्द कहा जाए। क्यों? क्योंकि वो सार्थक होने चाहिए। यानी वह एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, तभी उसे शब्द की परिभाषा दी जा सकती है। यानी शब्दों को मिला दिया और उसमें कोई अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। हमने सिर्फ क, ल और म का ही प्रयोग किया है और इनके स्थानों को हमने बदल दिया है क्योंकि ये हमारे वर्ण हैं और इन वर्णों को हम मिला रहे हैं। सबसे पहले हमने मिलाया क, ल, म, बन गया कलम। इसका अर्थ है मीन्स अ पेन। उसके बाद हमने फिर से थोड़ा सा फेर बदल किया और मिला दिया क, म, ल, बन गया कमल। अब कमल का भी अर्थ है इट्स लोटस, फूल का नाम है। उसके बाद देखिए म, ल, क, मलक, कोई अर्थ नहीं है, यानी ये शब्द नहीं हो सकता। उसके बाद ल, क, म, लकम, यानी इसका भी कोई अर्थ नहीं है, तो फिर ये शब्द नहीं हो सकता। अर्थात शब्दों को बनाने के लिए उन्हीं वर्णों को हम जोड़कर शब्द कहेंगे जिनमें एक
अर्थ बनता है, जिसका अर्थ होता है। आगे देखेंगे कि शब्द की विशेषताएं और अधिक रूप से क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो शब्द बना रही है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, यानी अर्थ होना जरूरी है, स्वतंत्र होना जरूरी है। शब्द भाषा में विशिष्ट महत्व रखते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनमें अर्थ होता है, जिनका अर्थ बोध होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई इकाई का अर्थ होता है यूनिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड शब्द। क्योंकि वर्ण भी तो भाषा का ही अंग है, लेकिन वर्ण हमें अर्थ नहीं देते। अगर मैं क कहूं, अ कहूं, ई कहूं, प कहूं, तो वो कोई अर्थ नहीं देगा। कब वो अर्थ देगा? जब वो एक संयुक्त रूप बनेगा और स्वतंत्र रूप से वो एक शब्द का निर्माण करेगा। तो ये जो विशिष्ट महत्व रखते हैं, वे हमारे भाव विचार व्यक्त करने के लिए सहायक होते हैं। यानी हम भाषा में अपनी अभिव्यक्ति जो भी देते हैं, वो शब्दों के माध्यम से ही देते हैं। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। शब्द एक निश्चित अर्थ रखते हैं, यानी हर शब्द का अपना एक निश्चित स्पेसिफिक मीनिंग होता है। सो व्हेन वी आर जॉइनिंग टुगेदर डिफरेंट लेटर्स, those group of letters should have a specific meaning, तभी वो शब्द कहलाते हैं। अब देखेंगे शब्दों के भेद, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उनके स्रोत विभिन्न विभिन्न हैं, यानी जहां से वो लिए गए हैं, वो जो रिसोर्स मटेरियल है, वो अलग अलग जगह से आते हैं। तो एक ऐसी भाषा जिसमें कई तरह के शब्दों को हम आपस में मिलाकर अपनी हिंदी भाषा बनाते हैं। तो सबसे पहले जो शब्द है वो है संस्कृत। उर्दू, अंग्रेजी आदि एटसेट्रा से आए शब्दों के कारण रूप बदल गया है। तो शब्दों के भेद कैसे होंगे? डिफरेंट शब्द हम इन 4 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, आधार के ऊपर, बेस के ऊपर हम शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, यानी कहाँ से वो शब्द आई है, फ्रॉम वेयर द वर्ड हैज बीन टेकन और हैज बीन डिराइव्ड, कहाँ से वो आए हैं। देन बनावट के आधार पर, हाउ इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, उसको बनाया कैसा गया है, हाउ इट वॉज मेड। उसके बाद प्रयोग के आधार पर, हाउ द वर्ड इज यूज्ड, हम उसे यूज कैसे करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और फाइनली अर्थ के आधार पर, यानी उसका जो मीनिंग है, उसके बेस के ऊपर हम उसे अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं। तो 4 प्रकार के विभिन्न भेद होते हैं, जिनके आधार पर हम शब्दों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी कैटेगराइज। हमने किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ जहां से वो बिगिन हुई है, वहां से हम उसे वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग प्रकार बताएंगे। इस आधार पर, इस बेस पर शब्द को 4 वर्गों में, अगेन 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जिन अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, उसमें पहला है तत्सम शब्द। तत् का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम, एक समय। सम यानी समान। तो हिंदी भाषा या भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति जिस भाषा से हुई है, उसे कहा जाता है संस्कृत। तो तत्सम कौन से शब्द हैं? जो शब्द अपरिवर्तित रूप में, अपरिवर्तित यानी जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उस अपरिवर्तित रूप में संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। क्योंकि ये संस्कृत भाषा जो है, ये सभी भारतीय भाषाओं की जनक है। तो जिन शब्दों को हिंदी में हमने संस्कृत से लिया है और जिनमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया है, या जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों से ही लिया गया है और उसी प्रकार उसका प्रयोग किया गया है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं।
इनमें कभी कभी हम प्रत्यय लगाते हैं क्योंकि शब्दों को प्रॉपर रूप देने के लिए, सही रूप देने के लिए हमें उसमें प्रत्यय लगाना पड़ता है। तो तत्सम शब्द दो शब्दों से बनता है, जैसे मैंने कहा तत् और सम, जिसका अर्थ है उसके अनुसार। उसके कौन है यहाँ? संस्कृत, यानी संस्कृत के अनुसार। तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, आकाशवाणी, आयुक्त, स्वप्न, कूप, उलूक, चूर्ण, चौर, यथावत, कर्म इत्यादि। तो यहाँ जितने भी हम शब्द देख रहे हैं ये वे सारे शब्द हैं जो संस्कृत में भी सेम इसी तरह से प्रयोग में लाया जाता है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला हमने देखा जो वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर, वो है तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव शब्द, यानी जिसके भाव बदल दिए गए हैं, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न तो हुए हैं पर उन्हें ज्यों का त्यों एज इट इज हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता, इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। तो हम इनके रूप में हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। एज इट इज वी डोंट यूज एज वी यूज टू यूज देम इन संस्कृत। तो दीज आर द वर्ड्स विच वी हैव टेकन फ्रॉम संस्कृत, बट बिकॉज ऑफ some reason or the uses we have changed the original type of it, उसका जो असली रूप है संस्कृत में उसको हमने बदल दिया है। इनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तद और भव, जिसका अर्थ है उसी से उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न। तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण हैं काजर, सूरज, क्योंकि संस्कृत में ये सूर्य है, रतन, हिंदी संस्कृत में ये रत्न है, परीक्षा, परीक्षा, किशन, अंधेरा। तो इस तरह के जितने भी यहाँ शब्द दिए गए हैं ये सारे वो शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन इनके रूप को बदल दिया गया है। तीसरा है देशज, यानी वे शब्द जो हमने हमारे देश से लिए हैं। ओके, देशज शब्द कौन से हैं? वे शब्द जिनका स्रोत, इनका ओरिजिन कौन सा है? संस्कृत नहीं है, किंतु वे भारत में ग्राम्य क्षेत्रों में यानी गांव में बोले जाने वाली लोकल या फिर हम उसे क्षेत्रीय भाषा या आंचलिक भाषा भी कह सकते हैं, जो जनजातियों में, पीपल में, फोक्स में बोली जाने वाली तथा संस्कृत से भिन्न भाषा परिवारों के हैं। यानी गांव में बोली जाने वाली ऐसी भाषा जिसमें कुछ वस्तु ऐसे होंगे जो संस्कृत जब बोली जाती थी तब वे नहीं थे, इसीलिए उनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के समय नहीं हो पाई है, परंतु उसके बाद हुई है। और ऐसी भाषाएं खास एक हिस्से में बोली जाती है, उसे देशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द क्षेत्रीय प्रभाव यानी रीजनल प्रभाव रखती है, इफेक्ट रखती है, के कारण हिंदी में प्रयुक्त होती है। शुरू में ही हमने पढ़ा कि हिंदी में हम विभिन्न देशों की भाषा या अपने ही देश की अलग अलग स्थानों की भाषा को मिलाकर हम हिंदी बनाते हैं, इसीलिए देशज शब्द जो है ये भारत देश के ही अलग अलग विभिन्न प्रांतों से ली गई भाषा जो हमारी हिंदी में आ जाती है उन्हें कहा जाता है। और देशज शब्दों के कुछ उदाहरण हैं कपास, कॉटन, अंगोछा जिससे हम अपना अंग साफ करते हैं, खिड़की, ठेठ, टांग, झोला, रोटी। आज के युग में आप ले लीजिए इडली, डोसा, तो ये सारे हमारे ही देश के शब्द हैं, लेकिन एक खास प्रांत में ही यूज किया जाता है, उसका प्रयोग होता है। लेकिन जब हम अपने प्रांत से किसी दूसरे प्रांत में चले जाते हैं तब इन भाषाओं को, इन चीजों को भी लेकर जाते हैं और उन्हें उसी रूप में बोला जाता है। चौथा है विदेशज, यानी आगत या विदेशी शब्द। विदेशी शब्द विदेश से लाए गए शब्द, यानी पहले भारत के लोग आपस में ही देश के इस कोने से उस कोने में गए और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ, और ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, अलग अलग जगह से
लोग हमारे देश में आए, वे अपने साथ अपने वस्तुएं लेकर आए, अपनी भाषा लेकर आए और फिर धीरे धीरे ये भाषाएं हमारी भाषा में जुड़ते चले गए। विदेशी भाषाओं से संपर्क के कारण यानी उनके साथ कम्युनिकेशन, संपर्क यानी कम्युनिकेशन के कारण उनके शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे, यूज होने लगे। ये शब्द आगत यानी आए हुए हैं, जो विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में बहुत अलग अलग विदेशी शब्द होते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हिंदी में हम अंग्रेजी या उर्दू शब्द लेते हैं या भाषा से शब्द लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कई देशों के शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग करते हैं और इनमें प्रमुख है सबसे पहले अरबी, क्योंकि अंग्रेजों से पहले हमारे देश में इस्लामिक कंट्री के लोग आए थे, तो उनसे हमने लिया जैसे बर्फ, बगीचा, कानून, काजी एटसेट्रा। उसके बाद फारसी। अरबी और फारसी ये दो अलग शब्द हैं। फारसी शब्द है जैसे नालायकी, शादी, शेर, चापलूस इत्यादि। अंग्रेजी के शब्द आज सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अंग्रेजी के शब्द पार्क, राशन, अफसर, अंकल, बटन, डॉक्टर, फुटबॉल इत्यादि। उसके बाद हमारे पास पोर्चुगीज भी आए, जिन्हें पुर्तगाली शब्द कहे जाते हैं। पोर्चुगीज शब्द जो हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, मिस्त्री, साबुन, बाल्टी, फालतू, आलू। याद रखिए, आलू हमारे देश का नहीं है, ये हमारे देश की सब्जी नहीं है, लेकिन अब हमारी ये बेस सब्जी बन गई है, वेजिटेबल बन गई है। तो ये भी हमारी अपनी हिंदी की देन नहीं है, ये पुर्तगाल से आई है। उसके बाद चीनी शब्द चाइनीज, चाय सबको मालूम है वहीं बनी थी, लीची ये फ्रूट वहां बनता था, पटाखा, तूफान आदि ये सब चीनी भाषा से आए हैं। यूनानी शब्द टेलीफोन, टेलीग्राम, डेल्टा, एटम, एटम बम, ये सारे यूनानी शब्द हैं, यूनान से आए हैं। जापानी शब्द रिक्शा, ये जापान का कॉन्सेप्ट था तो वहां से हमने लिया है। फ्रांसीसी शब्द जो फ्रेंच लैंग्वेज में यूज की जाती थी, कार्टून, इंजन, इंजीनियर, बिगुल, पुलिस आदि। ये सारे जो शब्द हैं ये विदेशज हैं, क्योंकि ये विदेशों से आ रहे हैं। तो हमारा जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया, यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ आने लगे, तो इनका भी एक तरह से भाषा के साथ शब्द भी आने लगे। पहला हमने देखा 4 प्रकार जो उत्पत्ति के आधार पर था। दूसरा है बनावट के आधार पर या बनावट या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन द ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग, कैसे बनी है वो, कैसे क्रिएट हुई है। सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब होता है एज इट इज, जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जो एक ही पीस होता है, एक ही खंड। जो शब्द सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किए जाते, मीन्स दे आर ओनली वन पीस, यू कैन नॉट ब्रेक देम इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, रूढ़ शब्द के उदाहरण है ऊपर, इसे आप ऊपर नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से एक शब्द है। नीचे ये भी एक शब्द है। कमल हमारा पहला उदाहरण। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये पूरी तरह से एक ही शब्द होते हैं, ये विभक्त नहीं होते, ब्रेक नहीं होते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के द्वारा निर्मित शब्दों का यौगिक शब्द कहते हैं। यानी when we are joining 2 different words together, they are called यौगिक शब्द, कंपाउंड टाइप्स। ओके, इन्हें कंपाउंड वर्ड भी कहा जाता है। और यौगिक शब्द के उदाहरण हैं रसोई घर, रसोई और घर। तो ये 2
शब्द बन गए, रसोई के लिए घर, ये आप समास में भी पढ़ेंगे। इन्हें हम सामासिक शब्द या समस्त पद भी कहा जाता है। उसके बाद अनजान, अन और जान, रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी। तो यौगिक शब्द अधिकांश समस्त पद होते हैं, सामासिक शब्द होते हैं जो दो अलग अलग, दो विभिन्न शब्दों के जोड़ से बनते हैं। उसके बाद तीसरा है योग रूढ़ शब्द। हमने यहाँ रूढ़ देख लिया, यौगिक देख लिया। अब योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? जो यौगिक शब्द तो हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ, जिसमें विशेष अर्थ हो, उनके लिए ही प्रकट होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिड़ियाघर, चिड़िया एकदम एक डिफरेंट, एक रूढ़ शब्द है, घर अपने आप में रूढ़ शब्द है, लेकिन इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया और बना दिया शाब्दिक अर्थ चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर का हर घर को नहीं कहेंगे जहां चिड़िया रहती है। देखिए, चिड़िया एक अलग अर्थ दे रही है रूढ़ शब्द में, घर एक अलग अर्थ दे रही है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर हम चिड़ियाघर कहते हैं तो ये सभी प्रकार के पशुओं को रखने का स्थान है, केवल चिड़िया को नहीं। उसी तरह पंकज, पंख में, पंख यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब पंख का अर्थ कीचड़ है, ज का अर्थ जन्म लेना है, लेकिन जब इसको हमने पंकज कह दिया तो इसका अर्थ बन गया कमल, यानी ये विशेष अर्थ देने लगा। उसी तरह नीलकंठ, नील और कंठ एक रंग है, एक शरीर का अंग है, लेकिन जब हमने दोनों को मिलाकर नीलकंठ बना दिया तो ये बन गया विशेष अर्थ शिव जी। तो बनावट के आधार पर हमने देखा कि शब्द तीन तरह के होते हैं। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, हाउ वी यूज देम, किस तरह से उन्हें यूज किया जाता है, उसके बेसिस पर उसका वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो यहां पर तीन प्रकार हैं। सबसे पहले है सामान्य शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में होता है, मतलब हम रोज जिसको यूज करते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं, जैसे रोटी है, पुस्तक है, कलम, साइकिल, मेज, कुर्सी, खाना, पानी, ग्लास, ये सारे जो हैं सामान्य शब्द हैं। उसके बाद है अर्ध तकनीकी, तकनीकी का मतलब होता है टेक्निकल, जो शब्द दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में भी प्रयोग में लाए जाते हैं तथा किसी विशेष उद्देश्य के लिए, यानी हर वक्त हम हर रोज जरूरी नहीं है कि इनका प्रयोग हो, ये एक विशेष उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें अर्ध तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे दावा, आदेश, रस। अब दिन भर तो आप किसी को आदेश देते नहीं फिरोगे ना, यानी किसी खास परिस्थिति में, सिचुएशन में इन्हें यूज किया जाता है। तीसरा है तकनीकी शब्द, पूरी तरह से टेक्निकल वर्ड्स, किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली, शब्दावली जो हमारा डिक्शनरी होता है, कहाँ, किसी क्षेत्र विशेष में, यानी किसी खास जगह पर ही वो यूज होती है, उन्हें टेक्निकल वर्ड्स या तकनीकी शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए विधि, कानून, ये तो सिर्फ लीगल एरियाज में ही, जहां पर कानून के काम होते हैं वहीं यूज किया जाता है, जैसे विधि, विधेयक, संविधान, प्रविधि आदि, ये कानून के लिए यूज होता है। उसी प्रकार प्रशासन, बैंक, चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से ही संबंधित रखती है, इसीलिए ऐसे शब्दों को हम तकनीकी शब्द कहते हैं। साहित्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है संधि, समास, उपसर्ग, रूपक, दोहा, रस, ये सारे देखिए किससे जुड़े हुए हैं, साहित्य और खास तौर पर व्याकरण से जुड़े हैं। तो ये तकनीकी शब्द कहलाते हैं जो किसी खास क्षेत्र विशेष से, यानी पर्टिकुलर एरिया को बताते हैं या पर्टिकुलर एरिया के शब्दों को बताते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यहाँ पर दो भेद है इसके,
एक है सार्थक शब्द, यानी हर शब्द का अर्थ तो जरूरी होगा। जिन शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ जरूर होते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं सार्थक शब्द समूह, तो हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा। कोयल, पशु, विचित्र, ये सारे सार्थक शब्द हैं, इनमें अर्थ है। एकार्थी शब्द, जिनमें एक ही अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाथी, ईश्वर, पति, पुस्तक, शत्रु, मित्र, यानी ये अलग अलग अर्थ नहीं देते। अनेकार्थी शब्द जो कई तरह के अर्थ देते हैं, ओके, जो अलग अलग, जिन शब्दों को एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए कर, कर का मतलब हाथ है, टैक्स है, किरण है। अंबर का मतलब आकाश, कपड़ा, सुगंधित पदार्थ है, परफ्यूम्स। काल समय के लिए आता है, अवधि टाइम पीरियड के लिए। देखिए, समय और टाइम में अलग है। जब समय को आप बांध लेते हैं तब वो अवधि बन जाती है। व्हेन यू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर टाइम, ओके, तो वो पीरियड बन जाता है। मौसम, काल मौसम से भी जुड़ा होता है, ग्रीष्म काल, शीतकाल। आम, सामान्य, एक फल, आम का नाम है मामूली। तो इस तरह के शब्द जिनके एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हों, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स, जिसमें आपको एक ही शब्द के कई सारे सेम अर्थ वाले दूसरे शब्द मिलेंगे, यानी पर्यायवाची शब्द। शब्द एक ही रहेगा लेकिन उस अर्थ से जुड़े हुए अन्य शब्द भी हमें मिल जाएंगे। पर्याय का अर्थ दूसरा अर्थ, उसी प्रयोजन या वस्तु के लिए दूसरा शब्द, यानी प्रयोजन, यूज के लिए और अर्थ के लिए जब हम और अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी में हम इसे सिनोनिम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड़, इसका अर्थ एक ही रहेगा लेकिन शब्द का रूप बदल जाएगा। विटप, पादप, वृक्ष, द्रुम, रुख, तरु। आकाश के लिए नभ, गगन, आसमान, अंबर। पक्षी के लिए खग, विहग, विहंगम, द्विज, खेचर। तो इस तरह कई सारे, अधिकांश हिंदी के शब्द जो होते हैं उनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। बहुत ही कम ऐसे शब्द होते हैं जिनके पर्यायवाची नहीं होते। उसके बाद विपरीतार्थक या विलोम शब्द, यानी वे शब्द जो दूसरे उल्टे अर्थ देते हैं। विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ देने वाला, रिवर्स मीनिंग देने वाला। हिंदी भाषा के प्रचलित शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटु, मधुर, आदि, अंत, उपकार, अपकार, हार, जीत, अनुज, अग्रज। तो इन शब्द समूह में आप देखेंगे कि दोनों के जो मीनिंग होंगे वो अलग हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टे अर्थ देंगे। कुछ एक शब्द निरर्थक भी होते हैं, जबकि हम शुरू से अब तक बोलते आ रहे हैं कि शब्द सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं, फिर आप निरर्थक क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनके अर्थ नहीं होते हैं लेकिन जो अर्थक वाले शब्दों को पूरा करते हैं। यानी बोलचाल की भाषा में या साहित्य में जब हम कोई डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं, संवादों में बात करते हैं, तो फिर ऐसे निरर्थक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। आमतौर पर सार्थक शब्दों को प्रभावी बनाने के लिए, उनके मीनिंग को और इम्पैक्ट देने के लिए बोलचाल की भाषा के साथ मिलाकर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मेहमान को चाय वाय पिलाओ। अब वाय का तो कोई मतलब नहीं होता है, बट चाय वाय पिलाओ यानी चाय के साथ कुछ और शायद, या फिर सिर्फ चाय पिला दो, क्योंकि वाय का तो कोई असली अर्थ नहीं होता। बच्चों को डंडे वंडे से मत मारो।
अब वंडा कोई चीज नहीं होता, लेकिन डंडे को प्रभावी बनाने के लिए, चाय को प्रभावी बनाने के लिए इस तरह के निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। आपने देखा कि किस तरह से शब्द जो है इतना सारा स्वरूप लेकर बैठा हुआ है, हालांकि उसमें सब अर्थ ही होता है, लेकिन अंत में हमने देखा कि कुछ शब्द निरर्थक भी होते हैं। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया तो जरूर इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और प्लीज 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 इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय।